एक रात गगन, पवन और मगन एक बड़े बंगले में चोरी कर रहे थे। हे भगवान, अरे पगले, ये क्या किया तूने? कौन कौन है वहाँ? रामू, श्यामू, नीचे आओ, चोर घुस आए हैं, पकड़ो इन्हें। भैया भैया बचाओ, हम पकड़े गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मगन, पीछे के दरवाजे से भाग, मैंने संभालता हूँ। गगन ने एक झटके से पवन को खिड़की की ओर धकेला, लेकिन तभी दो नौकर आ गए। भैया भैया भाग जाओ तुम, पकड़ो भैया, है पकड़ो। भाग पवन, निकल यहां से, खिड़की से कूद। पवन कूदा और फिर गगन, ऐसे दोनों बच निकले। पवन सुरक्षित था, लेकिन गगन के हाथ में एक गहरा घाव था जो फूलदान के टूटने से आया था। भैया भैया, तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा भैया। अरे चुप रह छोटे, तू मेरा भाई है ना। भाई होने का यही तो मतलब है। तेरी एक खरोंच के बदले मैं 100 घाव खा सकता हूं, समझा? पर ये हमारा आखिरी जोखिम था गगन भाई। अगर पकड़े गए होते तो पकड़े जाते, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये गरीबी है, ये मजबूरी है। वैसे भी हमारा मकसद क्या है? भाई, अपनी और अपने जैसे गरीबों की सहायता करना। बिल्कुल सही। इसके बाद गगन ने अपनी गर्दन से एक पुराना ताबीज उतारा और प्यार से देखा। ये देख रहे हो, मेरी माँ ने ये दिया था। कहा था, बेटा ये तुझे बुरे वक्त में बचाएगा, और सचमुच हमेशा बचाता आया है। शायद इसीलिए कल रात वो फूलदान मेरे सामने आ गया और हम सब बच गए। हाँ, तुम सचमुच कमाल हो भैया, जो अमीरों से लेकर गरीबों में बांटते हो। मगर कब तक? जब तक इस गांव से भूख और बेबसी खत्म नहीं हो जाती। चलो अब बाहर निकलो, कान खुले रखना। गांव की मुख्य गली में तीनों सर झुकाए चल रहे थे, लेकिन कान हर बातचीत में लगे हुए थे। कुछ बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे गंभीर चर्चा कर रहे थे। अरे अरे, वो नाव फिर दिख गई भैया, कल रात को। हाँ, अरे राम, क्या कह रहे हो? कहाँ? अरे समंदर किनारे भैया, अरे उसी पत्थर के पास। अरे बड़ी अजीब सी नाव, अरे बिल्कुल भूतिया, टूटी फूटी। हाँ, अब भगवान बचाए, जब भी वो नजर आती है कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। पिछली बार भी कुछ लोग गायब हो गए थे। हाँ, ये कोई साधारण नाव नहीं, ये तो मौत का साया है। तीनों चोर ये सुनकर हैरान थे। मगन बोला, सुना तुमने? वो नाव फिर आ गई। भैया, हम इसी गांव में रहते हैं, क्या आप हमारे साथ? चुप, डरो मत। हमें अब और जोखिम नहीं लेना। एक आखिरी बड़ा काम, फिर शायद ये गांव छोड़कर चले जाएं। अब क्या बड़ा काम? एक बड़ी चोरी। किसके घर? सबसे अमीर कौन है गांव में, जो लोगों का पैसा खाता रहता है और अपना पेट भरता रहता है? मुखिया। मुखिया। गगन ने एक बड़ी योजना बनाई। मुखिया का घर, जहाँ सालों की कमाई जमा थी। इस चोरी से इतना पैसा मिलने वाला था कि फिर कभी चोरी न करनी पड़े।
कल रात हम उसकी तिजोरी वाले कमरे में घुसेंगे। मगन, तू मेरे साथ होगा। पवन, तू बाहर निगाह रखेगा। हम दोनों अंदर का काम करेंगे। ठीक है भैया, मैं तैयार हूं उस कमीने को लूटने के लिए। तीनों अंधेरे में मुखिया के बंगले की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवार फांदी, अचानक तेज रोशनी हो गई। लो, मेरे मेहमान आ गए। पकड़ो इन पाजी चोरों को। हाँ, ये क्या? ये तो जाल है। भागो गगन। पवन उन लोगों के बीच में खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। पवन, तूने? माफ करना भैया, मुखिया ने पैसे दिए, मुझे डर लग रहा था उस नाव का। मैं मरना नहीं चाहता। तो तूने इस मुखिया से हाथ मिला लिया? तू मेरा भाई था, मैंने तेरे लिए खून बहाया, और तूने? गगन का दिल चीख रहा था। मगन ने उसे खींचा। मुखिया के आदमी उन दोनों को पकड़ने लपके। वो दोनों जान बचाकर अंधेरे में भागे। पीछे चीखें गूंज रही थीं। पवन ने ये सही नहीं किया। अरे अब छोड़ो उसे और अभी भागो गगन भाई, भागो। भागते भागते वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। सामने वही रहस्यमयी जर्जर नाव खड़ी थी, जैसे सदियों से इंतजार में खड़ी हो। वो आम नाव से अच्छी खासी बड़ी थी। उसे छोटा पानी वाला जहाज कहना भी गलत नहीं होगा। यहाँ नहीं, चलो दूसरी तरफ जंगल में छिप जाते हैं। नहीं मगन, अगर मरना ही है तो इसी गांव में, इसी समंदर किनारे मरूंगा। उस जंगल में क्या रखा है? चलो इस नाव पर चढ़ते हैं। शायद ये हमें कहीं और ले जाए। पर गगन भाई, जंगल में हम शायद बच जाएं। मगन, जंगल में भेड़िए हैं, मौत वहां भी है और यहां भी, इसीलिए मैं इसी में जाऊंगा। वो डरते डरते सहमते हुए नाव पर चढ़े। नाव पुरानी थी, लकड़ी सड़ी हुई थी। बैठते ही अचानक नाव हिली और बिना किसी पतवार छुए, बिना किसी मल्लाह के धीरे धीरे समुद्र में चल पड़ी, ऐसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे नाव खुद चल रही है। अरे इसे काबू कैसे करूं? गगन भाई, ये नाव हमें कहाँ ले जा रही है? ये तो हमारे बस में ही नहीं है। नाव तेज होती गई। किनारा दूर, अंधेरा गहरा और समुद्र का पानी काला होता चला गया। दोनों एक दूसरे से चिपट गए। उनकी सांसें थम सी गईं। शायद मौत अब करीब है। नाव बेतहाशा भागे जा रही थी। अचानक उस पर एक अजीब सी चमकती मछली कूद कर आ गई, जिसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। गगन और मगन हैरान होकर देख ही रहे थे कि वो मछली हवा में घुल गई। इस बीच ऊपर से एक विशाल रहस्यमयी समुद्री पक्षी ने जोरदार आवाज की और गायब हो गया। ये क्या हो रहा है? ये नाव का असर है या हम लोग पागल हो गए? यहाँ सब कुछ जादुई जैसा क्यों लग रहा है? हम कहाँ फंस गए? हे भगवान! तभी नाव के पिछले हिस्से से एक लंबा दुबला आदमी, जिसका पूरा चेहरा और शरीर काले कपड़े से ढका था, निकल कर आया। तुम कौन हो? कौन है तू? वो बिना कुछ कहे पतवार के पास गया और उसे एक झटके से सीधा कर दिया। डरो मत, नाव अब स्थिर है। तो तुम कौन हो? तुम यहाँ कहाँ से आए? मैं यहीं रहने लगा हूं। मेरा कोई घर नहीं है, यही नाव अब मेरा घर है। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो भाई? बस चले जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुंच जाते हैं। तुम इंसान ही हो ना?
यह हमारा भ्रम या जादू? जो चाहो समझ लो, मैं तो फिलहाल तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कुछ ही देर में एक विशाल हरा भरा द्वीप नजर आने लगा। नकाबपोश ने नाव को किनारे लगा दिया। उतर जाओ और तुम भी अपना मुंह छुपा लो। यहां किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम नए हो, समझ गए? ठीक है, लेकिन तुम चलो, मैं भी आता हूं अभी थोड़ी देर में। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक लिए और द्वीप पर उतर गए। वो कुछ कदम आगे बढ़े, फिर मुड़कर पीछे देखा तो सन्न रह गए। नाव और नकाबपोश दोनों गायब थे। केवल नीला गहरा समुद्र लहरें मार रहा था। गगन भाई, नाव, वो आदमी, सब गायब। हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब हम फंस गए। इस द्वीप पर रहने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। मेरा नाम चंदन है। मेरा सब कुछ लूट लिया उस अमीर सेठ ने। मेरी जमीन, मेरी बचत सब छीन ली। अब मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। सुनो मगन, यही तो हमारा काम है, अमीर का माल गरीब तक पहुंचाना। चलो इसकी मदद करते हैं। पर गगन भाई, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ नहीं होगा। तभी उनकी नजर दूर जाते हुए दो लोगों पर पड़ी। वो उनके अपने गांव के मुखिया और उसके नौकर जैसे लग रहे थे, लेकिन वो यहाँ कैसे? दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अरे क्या ये? हाँ यार, ये तो अपने गांव के हैं, जो गायब हो गए थे। मतलब नाव ने इन्हें मारा नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचा दिया। खैर, हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है अब। रात को वो सेठ के भव्य घर में घुस गए और चोरी करने लगे। लेकिन जब वो निकलने वाले थे तो दर्जनों पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। पकड़ लो इन नकाबपोशों को। ओए, भागता कहाँ है? रुक। राजा मंदार सिंहासन पर विराजमान था। इनके चेहरे से नकाब हटाओ, अपनी शक्ल दिखाओ। महाराज। जैसे ही गगन का चेहरा खुला, राजा एकदम से उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरे का रंग उड़ गया। वो गगन की ओर हैरानी से देखने लगा। ये असंभव है। सेठ, तुम जाओ, इनको सजा मैं स्वयं दूंगा। पर मैंने कहा जाओ। राजा दोनों को अपने निजी कक्ष में ले गया। दरवाजा बंद करते ही उसने गगन के कंधे पकड़ लिए। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे गुमशुदा भाई राजकुमार रणवीर जैसी है। क्या तुम वही हो? क्या तुम नाम बदल कर आए हो? महाराज, मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। मैं गगन हूं, एक गरीब चोर जो गांव से भागकर यहां पहुंचा है। उसी समय राजा का बेटा राजकुमार धीरेन्द्र भी वहां आ पहुंचा और हैरान रह गया। चाचा, तुम? मैं वो धीरेन्द्र। अभी बाहर जाओ, बाद में आना। पर चाचा, अचानक? बाद में बताऊंगा, अभी जाओ। राजकुमार चला गया और राजा गगन से बोला, मुझे दिखावे के लिए तुम्हें कैद खाने में डालना होगा, फिर मैं अकेले में तुमसे बात करूंगा। दोनों को एक सुनसान कैद खाने में डाल दिया गया। गगन भाई, हमें यहाँ से भागना होगा। पर कैसे? ये द्वीप है और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। बाहर पहरा लगा दिया गया।
राजा रात में वहां आया। उसने अपने भाई की कहानी सुनाई। मेरा भाई एक दिन अचानक नाव लेकर चला गया था, लौटा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे गांव में ही रह रहा हो? लेकिन वहां मेरी शक्ल का कोई भी नहीं है महाराज। ठीक है, लेकिन हमें उसका पता लगाना होगा, और उससे पहले उसके एक दोस्त के बारे में जिसने उसके कान भरे थे। मतलब कुछ नहीं, बस हमें उसका और उसके दोस्त का पता लगाना है। तुम राज्य में मेरा भाई बनकर सामने आओगे तो आखिरकार उसका वो दोस्त भी सामने आ जाएगा। ठीक है। तभी एक अजीब सी आवाज हुई। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक कंकाल सा आदमी उस काल कोठरी के कोने में पड़ा था। हे भगवान, मैं तो डर ही गया। इसको कितने सालों से खाना नहीं मिला है जो इसका ये हाल हुआ है? उसे मत देख। फिर अगली सुबह राजा ने उन्हें कैद खाने से निकाला और सबको बताया कि उसका भाई रणवीर वापस आ गया है। लोग हैरान थे। वाह, राजा का भाई 10 साल बाद वापस आ गया भैया। लेकिन अचानक कैसे? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे भैया वापस आ गया? हाँ भाई हाँ। मैंने तो सुना था कि राजा ने खुद अपने भाई को मार दिया था। तो अब ये कैसे? क्या चल रहा है? ये बात जैसे ही मगन ने सुनी तो वो घबरा गया और गगन से बोला, गगन भाई, ये हमें मारने वाला है पक्का? हिम्मत रख, हमें यहाँ से भागना होगा। मौका मिलते ही भाग लेना। राजा की नजरें ढूंढ रही थीं ऐसे इंसान को जो राजा के भाई के आने से सबसे ज्यादा परेशान हो। गगन, अब तुम अकेले बाजार में निकलो और देखो कौन तुम्हारे पास आकर तुमसे कुछ अजीब बात करता है। जी महाराज। मैं भी साथ जाता हूँ। नहीं, उसे अकेले जाना है। तू समुद्र किनारे पहुंच, मैं वहीं मिलूंगा। गगन अकेला बाजार में निकल गया। उसे कई लोग मिले जो हैरान थे। पर तभी आया एक बूढ़ा। बेटा, तुम वापस कैसे आ गए? बस भगवान की इच्छा से। नहीं नहीं, सच बताओ, तुम तो राजा को मारने वाले थे ना? फिर वापस कैसे आ गए? और राजा तुम्हारा सत्कार कर रहा है, ये कैसे? क्या? राजा को मारने वाला? तुम्हें नहीं पता? मतलब तुम बहरूपिया हो। गगन घबरा गया और समुद्र की ओर भागा। उधर मगन भी महल से निकलकर भाग खड़ा हुआ था। महाराज, वो राजकुमार रणवीर का साथी भाग रहा है। अरे अरे, उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। राजा सिपाहियों समेत उनके पीछे भागे। वो समुद्र किनारे पहुंचे ही थे कि अचानक वही रहस्यमयी नाव वहां प्रकट हो गई। जल्दी कर मगन, नाव भी आ गई है। पर तभी उसमें से वही नकाबपोश उतरा। उसने धीरे से अपना नकाब उतारा। सबकी सांसें रुक गईं। नकाब के नीचे का चेहरा गगन से बिल्कुल मिलता जुलता था। हाँ, रणवीर, तू जिंदा है? जिंदा हूं तो नहीं भैया, लेकिन तेरे पापों का हिसाब लेने आया हूं। अरे अरे, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो प्रेत है। हाँ भाई हाँ, अरे भाई भागो। समुद्र किनारे भीड़ जमा हो गई। पूरी जनता, गरीब अमीर, सब वहां थे। सबकी आंखों के सामने वो आत्मा धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ी। राजा डर के मारे जम गया। लगता है इंसाफ हो गया। हाँ, बुराई का अंत। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा आगे आया और हंसते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुमने कमाल कर दिया जो मैं ना कर सका। क्या क्या मतलब?
वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार धीरेन्द्र था। सब हैरान रह गए। मजा ही आ गया। मैं अपने चाचा के कान भरकर अपने बाप को मरवाना चाहता था, लेकिन ये मेरा पागल चाचा पकड़ा गया और फिर निकल भागा। मैंने इसकी नाव में छेद कर दिया। ये जब भागा तो रास्ते में निपट गया। पूरी जनता अब हैरान थी। गगन और मगन एक दूसरे को देखने लगे। तभी आत्मा उसकी ओर लपकी, पर राजकुमार के गले में भी वही ताबीज था जो गगन के गले में था। आत्मा उसको छू न सकी। तो मेरी मौत का जिम्मेदार तू है, और मैं अपने भाई को समझ रहा था। अरे बाप के मरने के बाद मैं चाचा को भी मारने वाला था, लेकिन चाचा इतना नाकारा निकला, क्या करूं? गगन कुछ कर। मैं क्या करूं? हमें यहाँ किसी वजह से तो लाया गया होगा ना, या यूं ही? गगन ने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा। उसने बहुत पाप किए थे। उसने हर पाप के बारे में सोचा और फिर उसे ख्याल आया कि शायद यही वो मौका है जब वो अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर सकता है। वो राजकुमार से बोला, राजकुमार चलिए, मैं आपके साथ हूं। अब आपका राज्याभिषेक होगा। चलो, चाचा न सही, चाचा की शक्ल का इंसान तो समझदार है। गगन राजकुमार के पास पहुंचा और झटके से उसने उसका ताबीज उतार लिया। चालाकी, लेकिन ये एक खास ताबीज है। मेरे गले से उतरने से इसका असर नहीं उतरेगा। मेरी माँ ने भी मुझे यही ताबीज दिया था और मैं इसका तोड़ जानता हूं। अब तो खत्म। नहीं, अबे ये तूने क्या किया? अबे! आज मुझे समझ आया कि मैं यहां क्यों आया था। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा हम शक्ल ही यहां राज करे। गगन वहां का राजा बन गया और मगन उसका सेनापति।